Hi guys, welcome back to my channel and this is the third episode for Until I Find You. I hope आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी. So let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें नीता का रूम दिखाया जाता है. फ्रीन अभी अभी अपनी याद से बाहर आया था. थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था. अपने अंदर किसी को पाने की तड़प महसूस कर रहा था. उसने नीता को देखकर कहा, डॉक, कैन यू हेल्प मी? बोलो फ्रीन, हाउ कैन आई हेल्प यू? नीता ने पूछा. मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मुझे मेरे पास से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो वाई, बट क्या तुम कहीं से पता लगा सकती हो कि 9 साल से पहले मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ? मैं अगर खुद कोशिश करूँगा तो घर में सबको पता लग जाएगा. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड. एनीथिंग फॉर आवर फ्रेंड फ्रीन. डोंट वरी, मेरे से जो भी बन पड़ा मैं तुम्हारे लिए करूँगी. सबसे पहले तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा. जब तुम यहाँ मेरे पास आए थे तब तुम कोमा से रिसेंटली बाहर आए थे, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारा एक्सीडेंट किस डेट में, किस टाइम पर और किस जगह पर हुआ था. सबसे पहले मैं वो डिटेल्स निकालती हूँ. जहाँ तक तुम्हारी फैमिली ने मुझे बताया, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था पताया में. जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स दे दूँगी. थैंक्स, थैंक यू सो मच. ये कहते हुए फ्रीन ने नीता को गले लगा लिया. तुम ही एक इंसान हो जो मेरी यादें लाने में मेरी मदद कर रही हो. बाकी सबकी तरह नहीं, जो मुझे अपनी यादें बिल्कुल ही भूल जाने के लिए कह रही हो. मैं तुम्हें तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस लाकर देना चाहती हूँ फ्रीन, क्योंकि प्यार में लगी चोट बहुत गहरी होती है. नीता ने कुछ सोचकर कहा. क्या अब भी उससे प्यार करती हो? फ्रीन ने उससे पूछा. प्यार एक एहसास है फ्रीन, और जब ये इंसान के दिल से उसकी रूह में उतर जाता है तो नसों में खून बनकर दौड़ने लगता है. फिर जगह ही कहाँ बचती है किसी और को बसाने के लिए. कब तक करोगी उसका इंतज़ार? फ्रीन ने पूछा. खुद से पूछो, कब तक ढूंढोगी उसे जिसका ना चेहरा याद है, ना ही कोई बात, बस एक एहसास? नीता ने उससे सवाल किया और फ्रीन समझते हुए बोला, गॉट इट डॉक. ये कहकर वो मुस्कुराया और वहां से निकल गया. और सीन मूव होता है फ्रीन के ऑफिस में. नीता से मिलने के बाद वो डायरेक्टली ऑफिस आ गया था. बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारा काम था जिसे सॉर्ट आउट करते करते उसे दोपहर हो गई. जब इन कामों से फ्री हुआ तो नाम उसके कैबिन के दरवाजे पर आई और नॉक किया. मे आई कम इन सर? उसने बड़े प्यार से पूछा. एनी टाइम. ऐसे फॉर्मल क्यों हो रही हो? उसे देखकर फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, प्लीज हैव अ सीट. फ्रीन ने भी उसी की तरह फॉर्मल होते हुए कहा, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा फॉर्मल होने की ट्राई कर रही थी. वैसे भी मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. नाम ने मुस्कुराकर कहा. अच्छा, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था. क्या काम है बताओ? नाम हैरानी से उसे देखने लगी. तुम्हें कैसे पता मुझे कोई काम है? क्योंकि जितनी क्यूटली और जितनी तमीज़ से तुम मुझसे बात कर रही हो, मुझे याद नहीं पिछले 9 साल में तुमने कभी की हो. सिर्फ उसी टाइम तुम मुझसे ऐसे कुछ कहती हो जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है. तो बताओ आज क्या डिमांड है तुम्हारी? कितने अच्छे से जानता है ये इडियट मुझे. नाम ने दिल में सोचा. इट्स ओके नाम, तुम कर सकती हो, उसने खुद से कहा. फ्रीन
हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही सोचूंगी। अरे अरे, मदर टेरेसा इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? डोंट टेल मी। तुम या तो मुझसे मेरी जायदाद मांग रही हो या मुझसे मेरी वीडियो गेम्स का कलेक्शन या कॉमिक्स का। मैं कुछ नहीं देने वाला इनमें से। इनको छोड़कर कुछ भी मांग लो। नाम ने हंसते हुए कहा, इडियट, तुम्हारी गाड़ी आ गई ना फिर कॉमिक और अपने गेम्स पर। और तुम्हारी जायदाद मुझे क्यों चाहिए होगी? बेवकूफ, ये सभी कीमती है मेरे पास। मैं रिच हूँ, कूल हूँ, हैंडसम हूँ और कॉमिक्स और गेम्स का शौकीन। इसके अलावा मेरी जिंदगी में है ही क्या जो तुम मांग सकती हो? तुम्हारी आज़ादी, नाम ने कहा। क्या? प्रीन ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं चाहती हूँ। प्रीन ने हाँ में सर हिलाया। मैं चाहती हूँ। नाम फिर रुक गई। अब फ्रीन इरिटेट होने लगा। ओहो, बोल भी दो। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ, उसने ये कहा और फ्रीन का मुंह खुला का खुला रह गया। पागल वागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह कुछ पी पा के तो नहीं आ गई मेरे पास? फ्रीन ने उसे देखते हुए कहा। इसमें ऐसी क्या बात है? अगर डेट्स पर जाओगे तभी तो किसी को पसंद कर पाओगे। मुझे नहीं जाना किसी डेट वेट पे, और क्यों करूं मैं किसी को पसंद? वो नाम को यूं ही देखकर बोल रहा था। आंटी और तुम्हारी बहन दोनों चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। फिर से वही, फ्रीन ने कंधे ढीले करते हुए कहा, जैसे ये तो कभी खत्म नहीं होगा। यार नाम, तुम भी उनके साथ शुरू हो गई। तुम तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत कहे तो मैं तुम्हारी साइड लूं। कब तक यूं ही अकेले रहोगे? युंजू के साथ बच्चे बने रहोगी। एक दिन वो भी बड़ा हो जाएगा और शादी कर लेगा। हाँ, तो जिस दिन युंजू शादी करेगा उसके 15 दिन बाद मैं शादी कर लूंगा। ये कहकर वो नाम को छेड़ते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में देखने लगा। ट्रेन में सीरियस हूँ तो मैं भी सीरियस हूँ। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? देखो फ्रीन, 9 साल हो गए हैं, अब तो बस कर दो। मुझे साल मत गिनवाओ नाम। हर गुजरते साल के साथ साथ मेरी एंजाइटी कैसे बढ़ती चली गई तुम्हें कैसे बताऊं मैं? नाम अब उसका चेहरा देख रही थी, जहां पर शरारत नहीं, एक अजीब सा दुख था। तुमने मुझे कहा कि हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने मान लिया। हॉस्पिटल में जब आंखें खुली तो मॉम डैड ने कहा वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने मान लिया। अलीसारा बहन है मेरी, युंजू भांजा है। मैंने सब मान लिया। पर तुम लोगों ने मुझसे छुपाया नाम कि मेरी जिंदगी में कोई खास थी और उसके साथ बहुत सी गहरी यादें थी मेरी। क्यों छुपाया तुम लोगों ने मुझसे ये? वो फ्रीन को देख रही थी। हमने तुमसे कुछ नहीं छुपाया फ्रीन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। चलो मान लेता हूं कि मुझे भ्रम हो रहा है। तो तुम लोग मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानने क्यों नहीं देते? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर तुम्हें अपने पास से रिलेटेड कोई बात जानकर सदमा लगा तो तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तभी हमने हर चीज जो तुम्हारे पास से रेलिवेंट थी उसे घर से हटा दिया। यानी मेरे पास में कुछ ऐसा था जिससे मुझे सदमा हो सकता था। उसने नाम की बात पकड़ ली और नाम चुप हो गई। ब्रेन, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सोचो ना तो और क्या करूं नाम? इंसान की यादें उसकी दौलत होती हैं। मुझे नहीं याद मैं पहली बार स्कूल कब गया। मुझे नहीं याद पहली बार कॉलेज कब गया। मुझे नहीं याद पहली बार कौन सी चीज़ अचीव की थी मैंने। मॉम का प्यार, डैड का झगड़ा, अली सारा के साथ यादें, और तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ याद नहीं। कितना मुश्किल है ऐसे जीना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रोज आईने में देखता हूँ तो लगता है खुद को नहीं किसी और के चेहरे को देख रहा हूँ। और उस पर तुम लोग चाहते हो कि मैं शादी कर लूं। जब मैं खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहा तो किसी और को अपनी जिंदगी में कैसे ले आऊं? नाम उसकी बातें सुन रही थी
समझ रही थी, लेकिन वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे भी यही लगता था कि फ्रीन की मॉम ठीक कह रही हैं। फ्रीन, मैं तुम्हें शादी करने के लिए नहीं, सिर्फ डेट पर जाने के लिए कह रही हूँ। देखो, जब भी मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है किसी से किया वादा तोड़ रहा हूँ। मुझे याद करना होगा कि वो वादा क्या था, तभी मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा नाम। ये कहकर वो खड़ा हुआ और कैबिन से निकलकर बाहर जाने ही वाला था जब नाम ने उससे पूछा, तुम मेडिकेशन ले रहे हो है ना? उसकी बात पर फ्रीन ठहर गया। आंटी के मना करने के बाद भी तुम जरूर मेडिकेशन ले रहे हो ना? फ्रीन, यादों को लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि इससे तुम्हारी जान जा सकती है? उसने मुड़कर नाम को देखकर कहा, सब कुछ भूल कर जीने से अच्छा है मैं एक ही दिन के लिए, लेकिन हर चीज याद करके मर जाऊं नाम। ये कहकर वो कैबिन खोलकर बाहर निकला और नाम सर पकड़ कर रह गई। यानी वो सच में अपनी यादें लाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे ब्रेन हैमरेज हो सकता था। और फ्रीन नाम से बात करके बाहर टेरेस पर आ गया ताज़ा हवा लेने के लिए। अभी आसमान बहुत नीला था, जिस पर गहरे सफेद बादल थे। वो कुछ देर आसमान को देखता रहा। हल्की ठंडी हवा में उसकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगी। तभी अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, आई होप तुम जहां पर भी हो मुझसे तो बेटर ही कंडीशन में हो। ये कहकर उसने एक आह भरी। एक चेरी का फूल जो उड़ता हुआ उसके रूफटॉप गार्डन से हवा की दोष पर उड़ता उस लड़की की खिड़की पर जा गिरा, जो अभी ताज़ा हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इस हवा के साथ किसी का प्यार और किसी की केयर भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बेकी, यहाँ ऐसे खिड़की पर खड़ी क्या कर रही हो? खुनकुआ, जो अभी शावर लेकर निकला था, उसे देखकर बोला, कुछ नहीं, बस नेचर को एंजॉय कर रही थी। बेकी ने बाहर आसमान को देखकर कहा। खुनकुआ आया और उसके पास खड़ा हो गया। इस बंद घर की खिड़की के बाहर आसमान को देखकर तुम्हें कैदी जैसा महसूस नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आसमान को देखकर मुझे अच्छा लगता है। जब सूरज की किरणें, बारिश और नेचर से जुड़ी चीजें खिड़की से होती हमारे बेड पर आती हैं, तो लगता है वो मुझे जगा रही हो, मुझे अच्छा फील करवा रही हो। मुझे ये सब बहुत पसंद है। वो खुनकुआ को देखकर मुस्कुरा कर बोली। खुनकुआ ने अपने हाथ से उसके चेहरे पर आई कुछ लटें उसके कान के पीछे की। उसके करीब हुआ। बेकी दूर जाना चाह रही थी, पर वहीं खड़ी रही। खुनकुआ उसके और करीब आया और धीरे से बोला, घबराओ मत, मैं वो नहीं करने वाला जो तुम सोच रही हो। ये कहकर उसने बेकी के फॉरहेड पर किस किया। एक क्यूट जेस्टर जिसे वो फील तो नहीं कर पाई, पर खुनकुआ उसे यूं किस करके बहुत अच्छा फील कर रहा था, इसीलिए वो यूं ही खड़ी रही। मुझे गले लगा सकती हो? खुनकुआ ने कहा। क्यों नहीं, ये कहकर उसने खुनकुआ को गले लगा लिया और वो यूं ही उसके गले लगा खड़ा रहा। क्या हुआ, आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं? बेकी ने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। एक वादा करो कि मुझसे। हाँ बोलिए। वो यूं ही
उसके गले लगा, उससे वादा ले रहा था। वादा करो कि तुम हमारी फैमिली को हमेशा ऐसे ही रखोगी, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। बेकी हंसने लगी। खुनकुआ ने उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, ऐसा क्या कहा मैंने? अगर छोड़कर जाना होता तो जब अपनी यादें खोई थी तभी छोड़ जाती, लेकिन हमें तो डेस्टिनी ने जोड़ा है, और जब भी मैं राइल को देखती हूँ मुझे हमारे प्यार पर और भी ज्यादा यकीन होता है। ये कहकर उसने खुनकुआ के गाल को छू लिया। मैं जब भी राइल को देखती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अगर वो हमारा बेटा है तो डेफिनेटली हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होंगे, तभी तो हमारा इतना क्यूट बेटा है। ये कहकर वो हंसी। उसकी बात खुनकुआ को अच्छी नहीं लगी। वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और खुनकुआ वहीं खड़ा रहा। राइल मेरे प्यार की निशानी है, उसे देखकर लगता है कि हम दोनों जरूर प्यार में पागल होंगे। ये बातें उसके कानों में गूंज रही थी। हाँ, राइल निशानी है बेकी, पर तुम्हारी प्यार की नहीं, तुम्हारा प्यार मैं हूं। बस तुम्हें ये समझने की देर है और तुम एक दिन ये जरूर समझोगी। ये कहकर वो खिड़की की तरफ मुड़ा और बाहर आसमान को देखने लगा। मैंने किस्मत को मोड़कर सारी कश्तियां चलाकर तुम्हें अपना बनाया है, तो मैं हूं तुम्हारा प्यार और मैं ही रहूंगा। ये कहकर उसने खिड़की पर हाथ मारा और बाहर आसमान को देखने लगा। और सीन मूव होता है ह्यूंजू के रूम में। वो अभी अपने स्टडी डेस्क पर बैठा एक टेस्ट की तैयारी कर रहा था। तभी उसके कमरे में दो लेडीज आईं, हाथ में उसकी पसंद की चीजें लिए, अलीसारा और नाम। जब नाम ने अलीसारा को बताया कि फ्रेंड डेट के लिए मान नहीं रहा, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आया जो फ्रीन की तरह सोच सकता था और जो फ्रीन को कुछ भी करने पर मना सकता था। वो दोनों ह्यूंजू के रूम में खड़ी थी उसकी हेल्प के लिए। ह्यूंजू, मेरा प्रिंस कितनी मेहनत कर रहा है। देखो मामा आपके लिए आपकी फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज लाई हैं। अलीसारा ने उसे पेस्ट्रीज दिखाते हुए कहा। नाम भी अपने हाथ में उसकी फेवरेट न्यू एक्शन गेम्स लेकर खड़ी थी। ये वही गेम्स हैं जो लिमिटेड एडिशन है, तुम्हारे लिए लाई हूं बहुत मुश्किल से, नाम ने कहा। ह्यूंजू उन दोनों को बारी बारी देखता रहा, ऐसी नजरों से जैसे इन दोनों को मुझसे कोई काम है। फिर अपने डेस्क से खड़ा हुआ और सोफे पर आकर बैठ गया। टांग पर टांग रखी, दोनों बाजू सोफे पर फैलाए और स्टाइल से उन्हें देखकर बोला, लेडीज, मुझे ऐसा क्यों लगता है आप दोनों को मुझसे कोई काम है, कोई बहुत जरूरी काम। ये सुनकर वो दोनों उसके करीब आईं। वो चीजें टेबल पर रखी और उसके साथ बैठ गईं। हाँ, काम तो है, अलीसारा ने कहा। ऐसा काम जो सिर्फ मेरा क्यूट बेटा कर सकता है, उसने ह्यूंजू के बाल सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ नाम बोली, क्योंकि सिर्फ तुम ही इतने स्मार्ट हो जो हमारा काम कर सकते हो। वो उन दोनों को देख रहा था, फिर सीधा होकर बैठा और पूछने लगा, क्या काम है? नाम ने कहा, हम चाहते हैं तुम अपने अंकल फ्रीन को एक लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लो। क्या? डेट और अंकल फ्रीन? हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सुनकर वो दोनों पहले एक दूसरे को और फिर ह्यूंजू को देखने लगी। क्या? उन दोनों के मुंह से एक ही साथ चीख निकल आई। कहा वो फ्रीन को मनाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ ह्यूंजू को मनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। पर क्यों?
नाम उससे पूछ रही थी। अगर अंकल फ्रेंड की शादी हो गई तो वो अपनी बीवी के साथ ही लगे रहेंगे, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा मेरे लिए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, उसने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। लेकिन बेटा, जब अंकल फ्रेंड की शादी होगी तो उनकी कितने क्यूट लिटिल बेबीज होंगे। वो तुम्हारे बहन भाई होंगे, वो होंगे ना तुम्हारे बड़े। हरगिज नहीं, युंजू ने अपनी मॉम को देखकर कहा। मैं 15 साल का हूँ और अगर अभी अंकल के बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल बेबीज होंगे। जब तक वो मेरी एज के होंगे मैं तो 30s में पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं पहले शादी करूंगा, अंकल फ्रेंड मेरे बाद शादी करेंगे। और नाम को सुबह वाली बात याद आ गई जो फ्रीन ने की थी। जब युंजू शादी करेगा उसके 15 दिन बाद कर लूंगा शादी। ये क्या है? नाम सर पकड़कर रह गई। एक पागल था तो दूसरा महापागल। वो अलीसारा को देखने लगी और फिर युंजू की तरफ मुड़ गई। हम तुम्हें प्यार से मना रहे हैं बेटा, तो मान क्यों नहीं रहे? देखो युंजू, ये तो बहुत ही वियर्ड सी बात है ना कि तुम्हारे अंकल अकेले रहें ताकि तुम अकेले ना पड़ जाओ। आप जो भी कहो उससे कोई फायदा नहीं। मैं किसी भी सूरत अंकल को नहीं मनाने वाला। युंजू ने हाथ खड़े कर दिए। अब नाम अपने स्टाइल में आई। उसने टेबल पर हाथ मारा, दूसरे हाथ से युंजू का कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर उसकी आंखों में देखने लगी। मैं तुम्हें एक ही बार कहूंगी, करोगे मेरी मदद या नहीं? अगर ना बोला तो इस कमरे में पड़ी एक एक कॉमिक और एक एक सीडी को आखिरी बार देख लेना। तुम्हारी सारी एक्शन गेम्स तोड़ दूंगी और कॉमिक्स जला दूंगी, समझे तुम? वो गुस्से से कह रही थी। युंजू भी दुगने गुस्से से उसकी आंखों में देखकर बोला, जो करना है कर लीजिए, मैं अपने अंकल फ्रेंड की कुर्बानी नहीं दूंगा। यूं ही वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। अलीसारा को बात बिगड़ती हुई लगी। नाम, लेट मी हैंडल दिस, ये कहकर उसने उन दोनों को छुड़ाया। नाम, तुम प्लीज शांत रहो थोड़ी देर, अलीसारा ने स्वीट वॉइस में कहा और फिर ह्यूंजू को देखने लगी। वो सिर्फ दिखने में ही अपने अंकल जैसा नहीं था, उसी की तरह जिद्दी, उसी की तरह थोड़ा सा पागल और स्टबन था। अलीसारा ने अपने बेटे को देखा और उसके बाल सहलाने लगी। जब भी वो ये करती तो ह्यूंजू का गुस्सा, उसकी टेंशन या एंजाइटी खुद ब खुद कम होने लगती थी। देखो बेटा, मम्मा अंकल का बुरा थोड़ी चाहेंगी। हम बस ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकल अभी बहुत अकेले हैं, बहुत दर्द में हैं। अगर हम उनके लिए कोई स्पेशल लड़की ले आएंगे तो अंकल अकेले नहीं रहेंगे। कोई होगा उनके साथ जो उनकी अच्छी और बुरी हर बात में उनके साथ रहेगा, जैसे मम्मा पापा के साथ है और पापा मम्मा के। ये कहकर वो उसके बाल सहला रही थी। उसका जवान होता बेटा, 15 साल का वो लड़का, आज भी उसके लिए 1 साल के बच्चे के बराबर ही था। अपनी माँ की ये केयर मिलते ही ह्यूंजू पिघलने लगा। और आई प्रॉमिस कि अंकल श्रीनगर शादी कर भी लेंगे तब भी ह्यूंजू उनका बड़ी ही रहेगा। सच में? उसने अपनी मॉम को देखकर पूछा। 100%। अब तुम बताओ कि मेरी शादी हो गई तो क्या ग्रैंडपा ग्रैंडमा का प्यार या अंकल फ्रीन का प्यार मेरे लिए कम हुआ? नहीं ना। वैसे ही तुम्हारे लिए भी उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। ह्यूंजू अपनी मॉम की बात समझने लगा। ओके मॉम, उसका ये कहना था कि अलीसारा के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। अलीसारा के लिए मशहूर था कि जब भी वो अपनी इनोसेंट आंखों से
किसी की आंखों में देखकर अपनी स्वीट वॉइस में बात करती तो उसकी आवाज सामने वाले के कानों से होती उसके दिल पर गिरती थी। कोई भी उसे किसी बात के लिए मना कर ही नहीं पाता था। वो थी ही इतनी स्वीट, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो आज बहुत ज्यादा खुश था। उसके टेस्ट का रिजल्ट आ गया था और अब उसकी मॉम के पसंद के स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया था। उसके लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि वो टॉप 20 स्टूडेंट्स में आया था और अब उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन बेकी उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो आज राइल को बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी और इसीलिए वो उसे लेकर मॉल चली गई ताकि उसे उसकी पसंद की चीजें दिलवा सके। और सीन मूव होता है मॉल में। बेकी बहुत खुश थी और राइल को अपने साथ मॉल लेकर आई थी ताकि उसकी फेवरेट चीजें उसे दिलवा सके। लेकिन ये क्या, राइल तो कुछ खरीद ही नहीं रहा था। अगर बेकी कुछ उसके लिए लेती भी तो वो पकड़कर शेल्फ पर वापस रख देता। राइल, ये क्या कर रहे हो? आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइल ने कहा। पर क्यों? बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। इस उम्र के बच्चों को तो जितनी भी चीजें दे दो उनके लिए कम होती है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरे पास बहुत सारी कॉमिक्स हैं, मुझे और नहीं चाहिए। राइल की आंखों में एक अजीब सा डर था। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं, वहां पर गारमेंट सेक्शन है। ये कहकर बेकी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी जब राइल ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े भी हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, हम बस ऐसे ही घूमते हैं ना। बेकी उसे देखने लगी। क्यों? आपको कुछ क्यों नहीं चाहिए राइल? वो थोड़ी परेशान हुई और उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? राइल अपने कांपते होंठों से उसे कुछ बताना चाहता था, एक बात जो उसके होंठों तक आकर वापस चली जाती थी। जैसे ही उसने हुनकुआ के साथ हुई अपनी वो रात की बात बेकी को बताने का सोचा, तभी हुनकुआ की वार्निंग उसके दिमाग में घूमने लगी। ये हम दोनों का लिटिल सीक्रेट है, मैन टू मैन। अगर मम्मा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, ना राइल के लिए ना मम्मा के लिए। तो राइल, समझे? कहाँ खो गए राइल? क्या कह रहे थे आप? मेरे पास पहले ही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेना चाहती हूँ। ये कहकर वो उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे गारमेंट सेक्शन में लेकर जा ही रही थी जब राइल ने पूरी फोर्स से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं चाहिए, इससे आपके पैसे जाया हो जाते हैं। बेकी उसे देखने लगी। वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। उसे ये राइल की बदतमीजी नहीं, उसका दुख लगा। वो राइल के पास बैठी, दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। एक शौक था जो उसे फील हो रहा था। क्या राइल के लिए सब कुछ करते करते वो अपने बेटे को टाइम देना ही भूल गई थी? ऐसा क्यों लगा उसे कि अगर वो अपनी पसंद की चीजें लेगा तो बेकी के पैसे जाया हो जाएंगे। वो 9 साल का था तो वो उसे क्या ही समझाती। लेकिन इस 9 साल के बच्चे की कही बात उसके दिल को तोड़ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। राइल अपनी मॉम को यूं रोता देखकर परेशान हो गया और उसके आंसू साफ करने लगा। आई आई एम सॉरी मॉम, ये कहकर उसने बेकी के आंसू साफ किए जो बहते जा रहे थे। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, ये कहकर
उसने झटके से बेकी को गले लगाया और रोने लगा। बेकी उसकी पीठ सहलाने लगी और उसे यूं ही गले लगाकर उसका सिर चूमते हुए बोली, राइल, आपको पता ही नहीं कि आप मेरे लिए कितने प्रीशियस हो। मम्मा जो भी करती है सिर्फ अपने बेटे के लिए करती है। कभी ऐसा मत सोचना कि आपकी वजह से मम्मा को प्रॉब्लम होगा। मम्मा को खुशी होती है जब वो आपके लिए चीजें लेती हैं। जब तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीजें करते हो तो मेरा दिल सुकून से भर जाता है। तुम्हें क्यों लगा कि तुम पर पैसे स्पेंड करके मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? आई एम सॉरी मॉम। वो यही कहता जा रहा था और रोता जा रहा था। बेकी ने उसे यूं ही गले लगाया और उसकी पीठ सहलाती रही। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, अब मामा भी नहीं रोएंगी और रायल भी नहीं रोएगा। ये कहकर उसने रायल को अलग किया और बैग से एक टिश्यू निकालकर रायल का चेहरा साफ किया। चलो ठीक है, रायल अगर शॉपिंग नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, पर आइसक्रीम तो खाएगा ना? रायल ने हाँ में सर हिलाया और बेकी उसका हाथ पकड़कर उसे आइसक्रीम पार्लर ले गई। मॉल में सिर्फ बेकी और रायल नहीं आए थे, बल्कि 2 और लोग आए थे, पूरी दुनिया से अनजान, एक दूसरे से लड़ने में बिजी। तुम मुझे ऐसे खींच कर क्यों लाए हो? फ्रीन यूंजू से पूछ रहा था। मुझे नहीं खरीदना मॉल में कुछ, उसने इधर उधर देखकर कहा। अरे अंकल, अपने अलावा कभी बाकियों का भी सोच लिया करें, यूंजू ने पैंट की पॉकेट में हाथ रखते हुए स्टाइल से कहा। वैसे यहाँ पर मैं आपको अपनी हेल्प के लिए लेकर आया हूँ। मेरी हेल्प? एक मिशन समझिए। ओकी डोकी एजेंट यूंजू, ये कहकर फ्रीन ने अपने हाथ यूं जोड़े जैसे कि पिस्टल हो। यूंजू ने एक बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल कूल नहीं लग रहे। फ्रीन सीधा हुआ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या काम है बोलो। आपको मेरे लिए एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्या? पर क्यों? फ्रीन हैरान सा उससे पूछ रहा था। वो ऊपर ब्लैक ड्रेस में लड़की देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ। फ्रीन ने यूंजू के हाथ की तरफ देखा जो एक लड़की को पॉइंट कर रहा था और फिर उस लड़की को देखने लगा। इसकी नीस बहुत क्यूट है, हमारे स्कूल में न्यू है और मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है। आज वो गेम जोन में आई थी, इसी मॉल में, और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जब तक मैं ना कहूँ, इस लड़की के साथ बिजी रहिएगा। और वो मेरे साथ बिजी क्यों रहेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, उसे पता है कि आप आने वाले हैं। प्लीज मेरी खातिर। जमीन से उगे नहीं और डेट मारनी है तुम्हें, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? फ्रीन ने कहा। कुंवारा मरना है क्या आपको? मैं जल्दी शादी करूंगा, तभी तो आप शादी कर पाएंगे, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट था। और वो भी छोड़िए, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उन्हें यही बताऊंगा कि मेरे अंकल फ्रीन कितने कूल हैं। उन्होंने मेरी और उनकी मामा की सेटिंग कराने में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। अरे जमीन से उगे नहीं हो, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी। कान खींच के घर लेकर चलूं क्या तुम्हें? ओ कम ऑन अंकल, मैं 15 का हूँ, कुछ टाइम में मैं कॉलेज चला जाऊंगा, और अभी से अगर लड़कियों में इंटरेस्ट लूंगा तभी तो टाइम पर अपने लिए समवन स्पेशल को ढूंढ पाऊंगा। प्रीन उसका मुंह देखकर रह गया। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बातें। वो फ्रीन से हाथ छुड़ाकर गेम जोन की तरफ भागते हुए बोला, मेरे पीछे मत आना और मैक्सिमम टाइम उस लड़की के साथ स्पेंड करना। लव यू अंकल, ये कहकर उसने फ्रीन की तरफ फ्लाइंग किस की और भागता हुआ गेम जोन की तरफ चला गया। ए यूंजू रुको। यूंजू नहीं रुका और चला गया। ये यूंजू का बच्चा, फ्रीन ने नोटिस किया कि
ऊपर खड़ी वो लड़की अभी भी स्माइल करके उसे देख रही थी। ओके फ्रेन, सिर्फ अपने बॉडी के लिए, ये कहकर उसने भी मुस्कुराकर उस लड़की को वेव किया और उसके पास ऊपर कॉफी शॉप की तरफ चला गया। जब वो कॉफी शॉप पर पहुंचा तो वो लड़की आगे बढ़कर उससे मिलने लगी। हाय, मेरा नाम एना है। हे एना, मैं फ्रीन हूँ, यूंजू का अंकल। पता है, आप तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। फ्रीन उसकी बातों से थोड़ा ब्लश करने लगा, उसके कान लाल होने लगे। पिछले 9 साल में उसने कभी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया था। ये सब उसके लिए थोड़ा अलग, थोड़ा नया था और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो वहाँ कॉफ़ी पीते-पीते बात करें? रीन ने कहा और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए ले जाकर बिठा दिया। कॉफ़ी पीते हुए वो लड़की उससे रैंडम बातें पूछ रही थी। उसके बारे में, उसकी पसंद के बारे में, उसकी नापसंद के बारे में और अपने बारे में बता रही थी। वैसे मैंने सुना है बहुत बड़ा बिजनेस है आपका। बहुत बड़ा, रीन ने सर हिलाते हुए कहा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है और बहुत से ब्रांड्स लॉन्च किए हैं हमने। दिल में वो सोच रहा था, अभी 15 साल का है ह्यूंजू और इसको अभी से जानना है कि वो अमीर है या नहीं। मुझे देखकर यही जज कर रही होगी, मटीरियलिस्टिक कहीं की। और आपके क्या शौक हैं? रीन ने पूछा। वेल, मुझे तो ट्रैवलिंग करना, महंगे ब्रांड्स पहनना, मुझे मुझे तो ट्रैवलिंग करना, महंगे ब्रांड्स पहनना और बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। वेल, मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ। वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, कॉमिक्स पढ़ता हूँ। फ्री टाइम में अपनी बहन और उसके बेटे के साथ ही लगा रहता हूँ। मेरी बहन का भी एक बुटीक है। वो उसे ह्यूंजू और उसकी फैमिली के बारे में बता रहा था, पर उस लड़की को ज़्यादा दिलचस्पी फ्रीन और उसकी एक्टिविटीज़ में थी। तो गेम्स और कॉमिक्स के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं? सच बताऊं तो अभी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। वो लड़की उसके हाथ पर हाथ रखकर उसके करीब होते हुए बोली। इंटरेस्टिंग आदमी हैं आप। प्रेम उसे देखने लगा और उसने दिल में कहा, यूंजू के बच्चे, इस बोरिंग सी लड़की के साथ कहाँ फंसा दिया है तुमने मुझे। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। प्रेम उस लड़की की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और काफी बोर हो रहा था। दूसरी तरफ रायल और बेकी आइसक्रीम पार्लर में थे। रायल आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और बेकी उसे देखकर खुश हो रही थी। उसका बेटा उसके लिए उसकी सारी दुनिया था। क्या वो अपने बेटे को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही थी, तभी उसने आज इस तरह से रिएक्ट किया। और रायल की ये सोच कि अगर वो अपनी पसंद की चीजें नहीं लेगा तो बेकी को काम नहीं करना पड़ेगा, इससे बेकी को दुख हुआ था। उसे अपना आप एक बुरी माँ की तरह लग रहा था और उसने दिल में ठान लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बेटे के साथ गुजारेगी। वो यही सोच रही थी जब उसका फोन बज उठा। सामने उसकी बहुत अच्छी दोस्त यूकी थी। हाय यूकी, कैसी हो? हाय बेकी, बहुत परेशान हूँ और अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। इनकार नहीं सुनूंगी, यूकी ने सीधे उससे कहा। बताओ, कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं अपनी दोस्त की? यार, अभी बहुत से कस्टमर आ गए हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स, और मुझे अपने साथ कोई चाहिए जो स्टाफ को हैंडल करने में मेरी हेल्प करे। प्लीज आ जाओ, उसका ये कहना था और बेकी रायल को देखने लगी। पर आज मैं रायल के साथ आई हूँ। देखो बेकी, प्लीज मना मत करना। अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेट होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करती। क्योंकि
उससे प्लीड कर रही थी। बेकी फिर राइल को देखने लगी। ठीक है, मैं खुनकुआ से कहती हूँ, अगर मॉल से फ्री होकर वो राइल को घर ले जाएंगे तो मैं यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये बात सुनकर राइल का आइसक्रीम खाता हाथ रुक गया और वो अपनी मॉम को देखकर बोला, नहीं, मैं डैड के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है। बेकी उसे देखने लगी तो वाकई राइल उसका वक्त चाहता था। उसने प्यार से राइल के बाल सहलाते हुए कहा, बेबी, मम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। यूकी आंटी को हेल्प चाहिए और अपने दोस्तों की तो हेल्प करनी चाहिए ना। आई प्रॉमिस, मामा बहुत जल्दी घर आ जाएंगी। वो ये कह रही थी और राइल हाँ में सर हिलाने लगा। यूकी, तुम टेंशन मत लो, मैं खुनकुआ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर उसने खुनकुआ को फोन लगाया। हाँ बेकी, क्या हुआ? खुनकुआ, जो हमेशा की तरह जल्दी में था, उसका फोन उठाकर बोला, हनी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ मॉल में आई थी और यूकी को मेरी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे वहाँ जाना है। आप राइल को यहाँ मॉल से पिक करके घर ले जाएंगे अपने साथ? बेकी, मैं तो प्लीज़, बेकी ने बहुत प्यार से कहा। ओके, लोकेशन सेंड कर दो कहाँ हूँ, मैं वहीं पर आकर राइल को अपने साथ घर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, बेकी ने कहा। और थोड़ी देर में उसने लोकेशन खुनकुआ को सेंड कर दी। लोकेशन मिलने के लगभग 20 मिनट बाद खुनकुआ जब मॉल में एंटर हुआ तो बेकी और राइल उसी का इंतजार कर रहे थे। हनी, आप आ गए, थैंक यू सो मच, बेकी उसे देखकर कह रही थी। इट्स ओके जान, ये कहकर खुनकुआ मुस्कुराया। बेकी घुटनों पर बैठी और राइल की आंखों में देखकर बोली, पापा को बिल्कुल तंग मत करना और मामा बहुत जल्दी आएंगी। ये कहकर उसने राइल के गाल पर प्यार से किस किया और उसका माथा चूमकर खड़ी हो गई। तो मैं चलती हूँ, मुझे बस यहाँ बुक स्टोर से कुछ लेना है, आप लोग जाइए। ओके, खुनकुआ ने मुस्कुरा कर कहा। वो उन दोनों को ही देख रहा था। बेकी गई और फिर वो राइल को देखकर पूछने लगा, तो आज क्या लिया है तुमने? एक सख्त आवाज जिसे सुनकर राइल हमेशा की तरह डर गया। मैंने मैंने कुछ नहीं लिया, आई प्रॉमिस, बस आइसक्रीम खाई थी। वो उसे देखकर कह रहा था, बहुत मुश्किल से। खुनकुआ उसका डर देखकर मुस्कुराने लगा। गुड, अब वहाँ साइड पर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर खुनकुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और राइल जाकर उसकी बताई हुई जगह पर बैठ गया। दूसरी तरफ रीन उस लड़की के साथ बैठकर पूरी तरह पागल हो रहा था गुस्से से। उसका बस नहीं चल रहा था कि चुटकी बजाकर उसे गायब कर दे और जाकर हिंदू से लड़ना शुरू कर दे, जिसने उसे इस मुसीबत में फंसा दिया। तो आपको मूवीज में इंटरेस्ट है? एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर रीन उठा और वहाँ से निकल गया। वो उस लड़की से बचता तेजी से वॉशरूम की तरफ जा रहा था जब वॉशरूम से निकलते किसी इंसान से वो टकरा गया जो अपने सेलफोन पर बिजी था। सेलफोन हाथ से गिरा और वो दोनों उसे उठाने के लिए झुक गए। आई एम सॉरी, रीन ने कहा। इट्स ओके, फोन उठाने वाले इंसान ने बिना देखे कहा। जब फोन उठाकर उसने सामने देखा तो फ्रीन को देखकर उसका रंग सफेद हो गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। ये चेहरा, ये आंखें, जिनसे पिछले 9 साल में उसने कितनी नफरत की थी, उसके लिए तो ये इंसान 9 साल पहले ही मर गया था। क्या ये वही है या उसके जैसा कोई दिखता है?
फ्रीन उस सामने बैठे इंसान का ऐसे हैरान चेहरा देखकर पहले तो थोड़ा सा परेशान हुआ, फिर उसके फ़ोन की स्क्रीन देखकर जो थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, फिर उसे देखने लगा। बड़ी फ़ोन इतना भी डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटेक्टर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, अगर तुम चाहो तो मैं पे कर सकता हूँ। नो दैट्स फाइन। ये कहकर खून कुआं खड़ा हुआ और फ्रीन भी। लगता है तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये फ़ोन दिया है, तभी तो इतने छोटे से क्रैक पर इतना मैसिव शॉक दे रहे हो। फ्रीन दोस्तों की तरह उससे मुस्कुरा कर कह रहा था। नहीं, मेरी बीवी ने दिया है। ओह, तब तो डरना बनता है, फ्रीन ने हंसते हुए कहा। एनीवेज, अपनी बीवी से इतना मत डरा करो। मैं वॉशरूम जा रहा था, पर अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो मुड़ा। क्या ये वही है? क्या ये वही है या बस उसके जैसा दिखता है? कुआ सोच रहा था। तभी युंजू दौड़ता हुआ फ्रीन के पास आया। अंकल फ्रीन, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। फ्रीन, कुआ ने उसे पुकारा। फ्रीन मुड़ गया। तुम्हारा नाम फ्रीन है? हाँ, फ्रीन सरोचा। यूनिक नेम है ना? मेरी पर्सनालिटी पर काफ़ी सूट करता है। ओके बड़ी, दोबारा मिलेंगे किसी और सिचुएशंस में। एंड फ़ोन के लिए सॉरी। ये कहकर वो मुड़ा। उसका बाजू युंजू की गर्दन में था और उसको लेकर वो वहां से निकल गया और कुआ वहीं खड़ा पत्थर का हो गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी, उसे पसीना आ रहा था। वो तेजी से वॉशरूम से निकला, राइल को लेकर घर चला गया। रास्ते में भी वो बहुत बेचैन रहा। पता है, बिल्कुल फैशन का कीड़ा थी वो। बहुत बोर हुआ मैं उसके साथ। फ्रीन कंप्लेन कर रहा था। आपको कोई स्पार्क फील नहीं हुआ? स्पार्क? कैसा स्पार्क? शौक थी, पूरी शौक। दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया मेरा, फ्रीन कह रहा था। मतलब प्लान फेल हो गया। प्लान? कैसा प्लान? यंजू की बात पर फ्रीन ने पूछा। मेरा प्लान भी फेल हो गया। उसकी नीस भी कोई इतनी खास नहीं थी, युंजू ने बात संभालते हुए कहा। अच्छा अंकल फ्रीन, यहाँ से मॉम ने ड्राइवर भेज दिया था। मेरी ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। मैं आपको यही बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए परेशान मत होना। और हाँ, यहाँ पर एक न्यू कॉमिक की ओपनिंग है, उसकी फर्स्ट एडिशन है और बहुत लिमिटेड बुक्स हैं। जल्दी से जाकर मेरे लिए एक ले लीजिए प्लीज़। ये कहकर वो दौड़ता हुआ गया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। युंजू के बच्चे, देख लूंगा तुम्हें, लीन ने उसकी हमेशा की जल्दी को देखकर कहा, पर फिर भी कॉमिक सेक्शन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ बेकी उसी कॉमिक सेक्शन में खड़ी थी। एक ही बुक थी जो बची थी, उस फर्स्ट एडिशन की, और वो उसे खरीद रही थी। ये कार्ड से पेमेंट हो सकती है? बेकी ने काउंटर पर आकर कहा। सॉरी मैम, यहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, पर सामने एटीएम है, आप जाकर पैसे निकाल लीजिए। ओके, मैं बस निकाल कर लेकर आती हूँ। ये कहकर बेकी वो बुक काउंटर पर रखकर चली गई। जैसे ही वो उस बुक स्टोर से निकली, फ्रीन दूसरे दरवाजे से उस बुक स्टोर में एंटर हुआ। वाह, ये कॉमिक तो वाकई मज़ेदार लग रही है। चलो, कम से कम टेस्ट में तो युंजू अपने अंकल पर गया है। ये कहते हुए फ्रीन ने वॉलेट खोला और पैसे निकालने लगा। पर सर, ये बुक, उस मैडम ने पैसे दिए। फ्रीन ने सामने खड़े लड़के की बात काटते हुए कहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो निकालने गई हैं। तो मैंने निकाले हुए हैं। ये कहकर उसने पैसे दिए और वो बुक उठा ली। और ये लो टिप। ये कहकर फ्रीन मुस्कुराया और वो बुक लेकर निकल गया। बेकी पैसे लेकर आई। अरे, वो बुक कहाँ गई? वो तो अभी अभी वो सर लेकर चले गए। पर मैंने आपसे कहा था वो मेरे लिए रखिएगा, बेकी ने कहा। सॉरी मैम, वो कैश
रखकर फौरन बुक लेकर चले गए। हेलो मिस्टर रेड जैकेट, हेलो, वो ये कहती उसके पीछे चल रही थी। प्रीन को समझ आ गई कि ये वही मैडम होगी जो वो लड़का बता रहा था। बिल्कुल उसे इग्नोर करता वो आगे की तरफ बढ़ता रहा। हेलो सुनिए, ये मेरी बुक है, मतलब मैंने लिखी नहीं है, पर मैं इसे खरीदने वाली थी, सुन रहे हैं आप या नहीं? ये कहते कहते वो फ्रीन के पीछे पार्किंग लॉट तक आ गई। फ्रीन आगे था, वो पीछे थी। फ्रीन गर्दन झुकाए चलता जा रहा था। वो लगभग दौड़ती दौड़ती उसका पीछा कर रही थी। फ्रीन ने गाड़ी खोली और बैठ गया। अरे बिल्कुल क्या बहरा है, ये इसे सुनाई नहीं दे रहा। गाड़ी में बैठते ही फ्रीन गाड़ी की विंडो से उसे देखकर बोला, सॉरी मैडम, पर जिसने पहले पैसे दिए चीज उसकी, मैं ये बुक लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने गाड़ी घुमाई और निकल गया। बेकी के तन बदन में आग लग गई। क्या पागल साइको जाहिल किस्म का इंसान है ये, बेकी गुस्से से कह रही थी और फ्रीन बुक लेकर जा चुका था। इरिटेटिंग, ये कहकर उसने पैर पटका और सबवे से यूकी के पास चली गई उसकी हेल्प करने। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।